उम्मीद करते हैं कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया होगा। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने अभी भी फाइल नहीं किया होगा। जिन लोगों ने फाइल कर दिया है और जिन लोगों ने फाइल नहीं किया है, उन दोनों तरह के लोग इस शो को जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए बेहद काम की बातें हम करने वाले हैं। ये हम दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है। और कोहली साहब ने इस पर कई सारी रिसर्च किया है जो टैक्स पेयर को बताएंगे कि किस तरह से ये फायदेमंद होने वाला है। और मैं हूं लक्ष्मण राय और आप सबका स्वागत है हमारे खास शो टैक्स गुरु में। तो अगले आधे घंटे तक हम इस शो में बताने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद भी ना रहें बेफिक्र। इनकम टैक्स विभाग की अगली चाल पर रखें नजर। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है इनकम टैक्स रिटर्न, तो जितनी करेंगे देरी उतना पड़ेगा महंगा। और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह का आम खाना होगा सस्ता और कहां खाएं आइसक्रीम ताकि नहीं चुकाना होगा जीएसटी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा है इनकम टैक्स रिटर्न का। कई लोग खुश हो गए होंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न तो हमने फाइल कर दिया, अब बेफिक्र होकर रहना, अब तो कोई टेंशन रहा ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि टेंशन अभी भी बाकी है। कोहली साहब। बिल्कुल, बहुत खूब लक्ष्मण। पहले आपने ओपनिंग रिमार्क में चिंता में डाला, फिक्र में डाला, और आप फिक्र को दूर करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है उनको ये पता होना चाहिए कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि क्या नया नया थोड़ा सिस्टम है कुछ लोगों के लिए, लोग समझते हैं। तो उसमें 3-4 चीजें होती हैं। या तो आपके पास एक नोटिस आता है 139(9) का, मान लीजिए आपने कुछ रिटर्न में त्रुटि कर दी, उसको डिफेक्टिव रिटर्न कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो होता है 143(1) का एक इंटीमेशन आता है। ये कब आता है, ये सबके ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर आपकी डिमांड निकल आई, अगर आपका रिफंड है, या आपका कोई पुराना रिफंड किसी पिछली डिमांड के या लेटेस्ट रिफंड पिछली डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया गया है, तो आपको 143(1) की एक चिट्ठी मिलती है, एक नोटिस मिलता है जो आपको पॉइंट आउट करता है कि कुछ गड़बड़ी थी, आप इसको ठीक करिए। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है लक्ष्मण, तो फिर आपका वो पोर्टल पे प्रोसेस्ड दिखा देगा। और एक आखिरी बात, जो बहुत सारी लंबी चेकलिस्ट है, पर मेन मैं बता रहा हूं, वो ये कि अगर आपके पास 143(2) का एक नोटिस आता है, नंबर मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप नंबर को देख के, सेक्शन को देख के पहचान जाएं। इसका मतलब है कि आपकी रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए पिक कर लिया गया है। आपसे डिपार्टमेंट कुछ और गहरी जानकारी लेना चाहता है। ये कैसे समझेंगे? ये 143(2) का एक नोटिस होता है। अच्छा। तो ये इसीलिए मैंने ये नंबर इसलिए बताया। सेक्शन हालांकि लोगों के इतने काम के नहीं होते, पर यहां पर सेक्शन से पहचान लेंगे तो और आसानी हो जाएगी लक्ष्मण। तो ये आपको जानना है कि इनकम टैक्स विभाग ने हमारे रिटर्न को एक्सेप्ट किया है या फिर रिटर्न में जो हमने जानकारी दी है वो वाकई उससे सहमत है कि नहीं सहमत है। तो ये हमारे रिटर्न की जानकारी को इनकम टैक्स विभाग ने मान लिया है और अब उसको आगे कर रहा, अब हमें कुछ नहीं करना। ये हमें कब पता चलेगा? क्या हम पोर्टल पर देख सकते हैं? जी हाँ, पोर्टल पे अगर कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, तो वो प्रोसेस्ड लिखता है। पर एक चीज ध्यान रखने वाली है लक्ष्मण, ये सब तभी होगा जब आप रिटर्न को वेरीफाई कर देंगे। अच्छा, वेरीफाई करना जरूरी, ये बड़ी काम की बात है। आपको बता दूं कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो काम वहीं खत्म नहीं हो जाता। आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी है, वो है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करना होगा। एक जमाना था जब हम लोग उसको फॉर्म को लेकर कोहली साहब कुरियर करते थे बेंगलोर में, क्या अभी करना हो कि नहीं दूसरे तरीके हैं? जी हाँ, अब तरीके बहुत सारे हैं, कोरियर अब कम जाते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन्होंने 31 जुलाई तक फाइल कर दिया है, उन लोगों के लिए 120 दिन का समय है इसको वेरीफाई करने का। 4-5 तरीके मैं बता देता हूं अभी। पर जिन लोगों ने 31 जुलाई तक फाइल नहीं किया है, अब ये पीरियड 30 दिन कर दिया गया है। तो ये ध्यान है। और अगर आप 30 दिन लेट करते हैं, मान ली 30 दिन के बाद भी कोई करता है या 120 दिन के बाद कोई करता है, तो वेरीफाई तो हो जाती है, पर उस पर रिटर्न आपकी बिलेटेड रिटर्न मानी जाती है। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। और वेरीफाई करने के अगर हम तरीके देखें तो तरीके आपको पता है, आजकल ईवीसी जो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता है वो चलता है। आप आधार ओटीपी कर सकते हैं, अपने एटीएम से, अपने डीमैट से, अपनी नेट बैंकिंग से, इस सब चीजों से आप ईवीसी से वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसा कि लक्ष्मण ने कहा कि वो जो पुराने जमाने का कोरियर सीपीसी बैंगलोर जाता था, वो अभी भी फॉर्म वी चलता है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई करना ना भूले, वरना जो मैंने पहले सब बताया लक्ष्मण, उनमें से कुछ नहीं होगा, रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा। तो जैसा कि कोहली साहब ने बताया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद भी आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना है, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इस बीच कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं गुजरात, जहां से महेश शाह जी फोन लाइन पे। महेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बस मजा में, नमस्कार। चलिए बताएं, कहाँ उलझन है आपकी? मेरे एक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी अकाउंट था एचडीएफसी बैंक में, वहां से 19 लाख का फ्रॉड हुआ था। अच्छा। 25 जनवरी 22 को। तो क्या मैं उसको लॉस के तरह ले सकता हूँ? अभी उसमें रिकवरी कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, कुछ रिकवरी नहीं हुआ। आपने उस फ्रॉड को रिपोर्ट कर दिया था बैंक में? या बैंक में रिपोर्ट कर दिया, पुलिस में एफआईआर भी हुई।
क्या उपाय है? महेश जी, हमें बहुत खेद है, पहली बात तो आपका इतना नुकसान हुआ है, फ्रॉड हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि पैसा आपका वापस मिल जाएगा या डीमैट में से जो भी गया है वापस मिल जाएगा। पर अफसोस की बात यह है कि इसको आप कहीं लॉस की तरह क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसे लॉसेस, लक्ष्मण, क्या होता है कि जब कोई बिजनेस कर रहा होता है तो उसमें बिजनेस में अगर मान लीजिए कोई ऐसा लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, तब वो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम कर सकते हैं। पर महेश जी का जो टैक्स का प्रोफाइल मुझे लग रहा है सुनकर, उसमें महेश जी आप इसको क्लेम तो नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ प्रार्थना ये कर सकते हैं कि आपका जल्दी वापस मिल जाए। हालांकि ऐसे कई सारे कॉल्स आते रहते हैं हम लोगों के शो में, जिसमें लोगों के इस तरह के नुकसान हो जाते हैं। फ्रॉड, चूंकि ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका कोई प्रोविजन होना चाहिए। आपका क्या मानना है कि नहीं, टेक्निकली संभव नहीं है? नहीं होना चाहिए। अगर आपको पुलिस से क्लियरेंस मिल गई है, कंफर्म हो चुका है सरकार को कि अब ये वाकई में फ्रॉड हुआ है, तो इसका डिडक्शन मिलना चाहिए। नाइंसाफी, क्योंकि इस पर टैक्स भी देना पड़ जाता है और पैसा भी हाथ में नहीं रहता। लक्ष्मण, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, तो अगले कॉलर हमारे साथ हैं हैदराबाद से साकेत पोरवाल साहब। साकेत जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। तो मेरा ये सवाल है, मैं एक सैलरीड इंडिविजुअल एम्प्लॉय हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मुझे मेरी कंपनी मेरे सैलरी स्लिप में लगभग सालाना स्पेशल अलाउंस 5 लाख रुपए देती है। ठीक है। अब सपोज मैं इसमें कुछ खर्चा करता हूँ कंपनी का ही काम करने के लिए, तो क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 1014 में? सपोज मैंने एक एप्पल मैकबुक लिया, तो क्या मुझे इसमें डिडक्शन मिलेगा इन सेक्शन 1014? या काफी अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है कोहली साहब। साकेत जी, बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि जब सैलरी के ब्रेकअप बनाई जाती है ना लक्ष्मण, तो खूब लोग परेशान होते हैं, कंपनी से जद्दोजहद करते हैं। ये लिखिए, तो साकेत जी, जो सेक्शन 1014 है वो इस काम के लिए नहीं है। सेक्शन 1014 कुछ एक विशेष परिस्थितियों, मान लीजिए आपको कहीं किसी पहाड़ पर कोई अंडरग्राउंड असाइनमेंट पर है, वहां कहीं होते हैं, उसमें जो अलाउंसेस मिलते हैं, स्पेशल अलाउंसेस, ये उन स्पेशल अलाउंसेस के लिए है। ये जो आपका मैकबुक लेना या कोई मोबाइल फोन खरीदना, ये इसमें नहीं आता। हां, अगर कंपनी रीइंबर्समेंट के तौर पर आपको दे रही है, फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए, इस्तेमाल के लिए, फिर तो आप इसको ले सकते हैं। पर ये स्पेशल अलाउंस जो आपको सालाना मिल रहा है, इसमें से अगर आप लेंगे तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिल पाएगी। ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, पूरा टैक्सेबल होगा, उस पर आप डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। चलिए, अगला सवाल हमारे पास आया हैदराबाद से पी ओम प्रकाश जी का। दरअसल इन्होंने ईमेल भेजा है और ये एक रिटायर्ड सीनियर सिटीजन है, और इनकी समस्या ये है कि ये अपनी शादीशुदा बेटी के लिए हर महीने 5,622 रुपये और 11,244 रुपये सालाना LIC प्रीमियम के तौर पे चुकाते हैं, और इस रकम का क्लेम उसके पति ने नहीं किया है, बता रहे हैं अपनी बेटी के बारे में। तो ये जानना चाहते हैं, क्या इस अमाउंट को जो ये प्रीमियम के तौर पे चुकाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं क्या? वाह, इससे लक्ष्मण, इनकी बात से मुझे एक बात याद है कि 85 साल के बुजुर्ग बैठे थे, उनके 62 साल का बेटा बैठा था, तो उन्होंने, उसका जन्मदिन था, उसको कोई गिफ्ट दिया। उन्होंने कहा, पापा मैं भी सीनियर सिटीजन, आप सीनियर सिटीजन, अब जन्मदिन क्यों दे रहे हैं? तो बुजुर्गवार ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा, बच्चा तो मेरे लिए हमेशा बच्चा ही रहता है। यही कॉन्सेप्ट सेक्शन 80C में लगता है। मैंने इसलिए आपको, इस कॉन्सेप्ट को इनकम टैक्स विभाग ने अडॉप्ट कर लिया। जी बिल्कुल, अगर आपकी बेटी शादीशुदा भी है तब भी आप उसके लिए अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करें, क्योंकि वहां पर वर्ड चाइल्ड यूज किया गया है, चाइल्ड की उम्र नहीं बताई गई है, तो अगर आप पे करते हैं बाकायदा आप इसको अपनी 80C में क्लेम कर सकते हैं। कोई चिंता नहीं है, आपका बेटी या बेटा शादीशुदा है भी तो बिल्कुल आप खुश हो जाइए ओम प्रकाश जी। आपने जो भी 11,244 रुपये सालाना LIC प्रीमियम पे किया है, उसको आप अपने इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। अब तक आपने रिटर्न अगर नहीं फाइल किया है तो जल्दी से रिटर्न फाइल भी कर लीजिए और इसको क्लेम कर लीजिए। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे जिन लोगों ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया उनके पास क्या है रास्ते, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, कई लोगों के सवाल हैं। सवाल लेने से पहले एक जो चीज़ें आ रही हैं कि जो इनकम टैक्स रिटर्न लोगों ने फाइल किया है, जितने सरकार ने टारगेट किया था या फिर उम्मीद करी थी, उससे कुछ कम है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अंतिम समय तक फाइल नहीं कर पाए हैं, तो अब उनके पास कोई रास्ता है? जी हाँ लक्ष्मण, बहुत सारे लोग डेट एक्सटेंड होने का इंतजार कर रहे थे और आखिरी वक्त तक इंतजार करते रहे, और कुछ लोग वैसे ही हैबिचुअली लेट लतीफ होते हैं या कहीं व्यस्त होंगे। उनके पास रास्ता है, अभी बिल्कुल दरवाजा बंद नहीं हुआ है। 234F की एक फी देके 5,000 रुपए फी है। 5 लाख से अगर आप 5 लाख तक इनकम है फिर तो ये फी 1,000 है।
तो आप 31 दिसंबर तक की विंडो है, आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बाकायदा फाइल करिए। थोड़ा सा लक्ष्मण रिफंड में विलंब हो सकता है बिलेटेड रिटर्न में, क्योंकि रिफंड उतना जल्दी नहीं आता है, उसको जरा बाद में प्रायोरिटी पे रख दिया जाता है। लेकिन ये बिलेटेड रिटर्न जो जिन्होंने फाइल करने का आप कर, उनके पास रास्ता है, तो जिन्होंने मारा मारी करके 31 तक फाइल किया उनको क्या फायदा मिला? नहीं, मैंने बताया ना 5,000 रुपए पेनल्टी, आप फी दे के फाइल होगा। अच्छा, फी देना पड़ेगा। बिल्कुल, अब वो पेनल्टी नहीं है, वो फी है बाकायदा, उसके बिना जमा किया फाइल ही नहीं कर पाएंगे, तो 5,000 का तो सीधा नुकसान है। प्लस बिलेटेड रिटर्न में मैंने कहा रिफंड लेट होता है, और आपको ये बात शायद कम लोग जानते हैं, बिलेटेड रिटर्न ज्यादा हैबिचुअली हो तो उसमें स्क्रूटनी में आने का चांस भी होता है। वो डिपार्टमेंट को लगता है क्या खिचड़ी पक रही थी जो हर बार लेट करते हैं, भाई ये क्या चक्कर क्या है, क्या अंदर काम चलता है। लेकिन ये 5,000 रुपए सबके लिए या फिर जिनकी आमदनी कम उनके लिए कम है? जो 5 लाख तक की आमदनी है उनके लिए 1,000 है, 5 लाख से ऊपर की अगर रिटर्न है तो 5,000 रुपए पेनल्टी देके 31 दिसंबर अगर निकल गया तो फिर ये टाइम बार्ड हो जाएगी, फिर ये सेक्शन 148 का नोटिस आपके पास आएगा, तभी आप फाइल कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो ये 5,000 रुपए अमाउंट जो है वो हर महीने बढ़ता जाएगा? नहीं, बढ़ेगा नहीं, ये 5,000 ही रहेगा, अभी करें या आप जब भी करें। पर अगर टैक्स बकाया है आपका, तो वो 1% उस पे पर मंथ इंटरेस्ट लगता जाए। तो मतलब जितनी देरी करेंगे उतना महंगा पड़ता जी है। बिल्कुल नहीं, हम तो कहेंगे अभी आज ही करिए अगर आपने नहीं करा। लेकिन इसमें एक और चीज है कि जिन लोगों ने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है, क्या वो लॉस वगैरह क्लेम पहले की भांति कर सकते हैं कि नहीं, उसमें कुछ कैच है? जी हाँ बिल्कुल, अगर आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आपको समय से फाइल करना जरूरी है बिजनेस रिटर्न्स के लिए। इसको हम नॉर्मली बिजनेस रिटर्न्स में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये डेट मोस्टली इंडिविजुअल्स के लिए थी जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता है। ज्यादा काम की बात ये उन लोगों के लिए होती है जिनका ज्यादा लॉस होता है या टैक्स ऑडिट वगैरह होता है। एक और, चूंकि बात इनकम टैक्स रिटर्न की चली है, तो कई लोगों के साथ थोड़ा सा दुखद घटना हुई है कि कारोबारी साल में आमदनी तो हुई, लेकिन जिन जो आमदनी कर रहे थे शख्स, परिवार के सदस्य, उनकी मृत्यु हो गई, असामयिक निधन हो गया, तो वो उनके लिए क्या प्रोविजन होता है रिटर्न फाइल करने का? क्योंकि जो इनकम हो रहा था जिनका, वो तो जो इनकम कर रहे थे उनका तो निधन हो गया, तो क्या वैसे केस में रिटर्न की प्रक्रिया व्यवस्था क्या है? जी हाँ, अगर ये दुखद बात हो जाती है और निधन हो जाता है तो जो उनके वारिस हैं उनको 4 चीजें याद रखें आप। अपना पैन कार्ड, जिनका निधन हुआ है उनका पैन कार्ड, एक उनका डेथ सर्टिफिकेट और एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये 4 चीजें आप लोड करके आप अप्लाई करिए कि आप एज ए सक्सेसर या एज ए लीगल एयर उसको कहते हैं फाइल करना चाहते हैं। जैसे ही वो अप्रूव होगा उसके बाद आप उसको फाइल कर पाएंगे। पर उसके बाद का जो हिस्सा होगा, मतलब निधन से बाद की जो डेट होगी, वो आपको जो भी वारिस के हिस्से में वो इनकम जा रही है उनको अपने रिटर्न में दिखानी होगी। चलिए, इस बीच कई सारे कॉलर हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं अहमदाबाद, जहां से सुमेश जी फोन लाइन पर है। कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, ठीक है। अच्छा। और आफ्टर ऑल सब डिडक्शन के बाद मेरा सैलरी जो नॉन टैक्सेबल हो जाती है, जो 4.8 लाख है। लेकिन मैं इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो सैलरी करते करते इंट्राडे ट्रेडिंग कर लेते हैं आप? नौकरी करते करते? हाँ, कर लेते। अरे वाह, तब तो। हालांकि अहमदाबाद के लोगों की खासियत ये होती है, वो लोग बहुत ही इक्विटी मार्केट को लेकर बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं। बताएं। हाँ, तो अभी क्या है कि मैं ट्रेडिंग करते हुए मैं 14 लाख टर्न ओवर हो गया है और 1 लाख का मुझे लॉस हुआ है। अच्छा। तो इसके लिए मुझे आईटीआर थे तो मैं फाइल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि मुझे इसके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है या नहीं है। अगर है तो मुझे टैक्स ऑडिट कब तक करवाना है? मैं नेक्स्ट ईयर के लिए क्वेश्चन है, फाइनल असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। जी हाँ सुमेश जी, देखिए अगर वैसे तो टैक्स ऑडिट के लिमिट डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं तो आप 10 करोड़ हो गई है, पर आपकी 10 करोड़ टर्नओवर नहीं है और पर लॉस होता है और इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर होती है, मतलब 2.5 लाख से ऊपर है और आपको लॉस हुआ है, तो फिर सुमेश जी आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। पर लक्ष्मण, इनको हम सलाह देंगे, सैलरीड हैं, ध्यान से करें, घाटा वाटा हो जाता है तो सैलरी वैसे ही बड़ी लिमिटेड होती है, तो कल को दिक्कत ना खड़ी हो जाए। हम तो आपके शुभ चिंतक बन के बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हालांकि लॉस 1 लाख रुपए का हुआ, तो उम्मीद करता हूं कि प्रॉफिट भी ठीक ठाक हुआ होगा, क्योंकि 14 लाख का टर्नओवर बता रहे हैं ये। हाँ, पर ओवरऑल लॉस है, कुल मिला के लॉस है। हाँ। इसीलिए मैंने थोड़ा ख्याल रखने को बोला, पर टैक्स ऑडिट आपको कराना पड़ेगा। आप सीएनबीसी आवाज देखा करिए, हम लोग के यहाँ कई सारे मार्केट एक्सपर्ट आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से देखेंगे तो शायद लॉस ना भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ हैं सीएन दुबे साहब हैं, जो कि फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कानपुर से हैं। दुबे जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर हमारा सवाल ये है सर, हमने एक घर बना हुआ घर खरीदा है सर वाइफ के नाम से। अच्छा। और वाइफ जो है वो मतलब कहीं जॉब नहीं करती, कोई इनकम नहीं है। उनका जो इंस्टॉलमेंट है मैं पे कर रहा हूँ सर, उसके लिए हमने लोन लिया है सर LIC हाउसिंग फाइनेंस से। तो मेरा सवाल ये है सर, क्या मैं वो जो इंटरेस्ट होता है हाउस लोन का, वो हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं, उसकी छूट ले सकते हैं क्या सर?
जी दुबे जी, देखिए जब पति मकान लेके लक्ष्मण पत्नी के नाम ले लेता है तो ये आपस में पति पत्नी के प्रेम की बात है। पर जहां तक इनकम टैक्स की बात है दुबे साहब, आपको अपना नाम इसमें ऐड करा लेना चाहिए, क्योंकि इसको क्लेम सेक्शन 24 की जो लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट है उसको क्लेम करने के लिए आपका को ओनर और को बोरोवर होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मेरी सलाह यह है कि आप उसमें अपना नाम ऐड करा लें। अगर खाली उन्हीं के नाम रहेगा तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ हैं अरुण सरदेश पांडे जी। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं क्या सवाल है आपके पास? मेरा सवाल कैपिटल गेन्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज है जी। मैंने एक हाउस 1993 में खरीदा था 15 लाख के लिए। ओके। वो हाउस घर सोसाइटी में था और सोसाइटी ऑप्टेड फॉर रीडेवलपमेंट 2015 में। जी। हेलो। हाँ आवाज आ रही है, बताएं। हाँ, तो जब भी पोजीशन दिया 2016 में तो उसका इंडेक्स 2 में ठीक है वैल्यू 3.5 करोड़ दिखाया था। ठीक है। तो मेरा अभी अगर मैं नेक्स्ट ईयर ये घर जो है वो सेल करना चाहता हूँ तो मेरा ये सवाल है, उसके लिए कैपिटल गेन कैलकुलेट करते समय मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसके लिए क्या होगा? अरुण जी सरफेस वैल्यू मैं समझ गया, आपका सवाल समझ में आ गया। देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ना तो 3.5 करोड़ होगी ना 1993 वाली होगी। इसमें जो प्रॉपर्टीज पुरानी होती हैं उसमें 1/4/2001 को आपको इसकी वैल्यूएशन करानी पड़ेगी। जो भी वैल्यूएशन आएगी उस पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आप लगाएंगे, वहां से लेके जिस साल में आप सेल करेंगे वो इन्फ्लेटेड कॉस्ट हो जाएगी, उस पर अरुण जी ये कैपिटल गेन कैलकुलेट करा जाएगा। और अगर आपको कोई रीडेवलपमेंट के लिए हार्डशिप अलाउंस दिया गया है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, वो कैपिटल रिसीट होती है। ये भी ख्याल रखिए, मुझे मालूम नहीं कि इनको मिला है कि नहीं मिला, अगर मिला है तो एग्जेम्प्ट है। और कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको अरुण जी बता दिया। चलिए, तो हालांकि इन्होंने रिसर्च अच्छा खासा कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कौन सा आम खाना है सस्ता और कहाँ खाएं आइसक्रीम ताकि नहीं देना पड़ेगा आपको जीएसटी। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। लोगों के सवाल ने इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, और जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप आम खाने के शौकीन हैं या फिर आइसक्रीम खाने के, तो आपको देखना ये होगा कि आम और आइसक्रीम के साथ कहीं जीएसटी का टेस्ट तो आपके पास नहीं आ रहा है। ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कोहली साहब के पिछले दिनों इनकम टैक्स विभाग कहें वित्त मंत्रालय की तरफ से जीएसटी विभाग ने एक सफाई जारी की है, और सफाई जारी करके बहुत सारे फाइन प्रिंट्स बताए हैं और बड़ा दिलचस्प सफाई है। जैसे कि कहते हैं कि आम खाने पे आपको जीएसटी कहाँ देना पड़ेगा, स्लाइस खाएंगे तब देना पड़ेगा, ड्राई खाएंगे तो देना पड़ेगा, वैसे नहीं देना पड़ेगा। चक्कर क्या, तो समझा दे दर्शकों को। मुझे लक्ष्मण ये जीएसटी सीबीआईसी की तरफ से और कभी कभी एएआर की तरफ से बड़े स्वादिष्ट क्लैरिफिकेशन आते हैं। जी हाँ, आइसक्रीम पे कंफ्यूजन था कि 5% भी स्वादिष्ट आपको लगे। बिल्कुल स्वादिष्ट लगे इसलिए क्योंकि स्वाद तो एक बार आ ही जाता है, हालांकि कभी कभी खाते टाइम जीएसटी का स्वाद भी बीच में लोगों को आता है, क्योंकि उससे बचा दीजिए हमारे तरफ से। बिल्कुल नहीं, अब उससे काश में बचा सकता, पर क्योंकि 5% और 18% पे कंफ्यूजन था आइसक्रीम पे, अब क्लेरिफाई किया। खासकर आइसक्रीम पार्लर्स इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। सबसे पहले आम का बताइए, जो कि आम। अच्छा चलिए पहले आम का तो आम आप कच्चा, आप आम फ्रेश खाएं, आप आम कटा हुआ खाएं, और अगर आप आम ड्राइड खा रहे हैं मतलब सूखा आम खा रहे हैं तो इन तीनों पे कोई जीएसटी नहीं है। इसके अलावा आप किसी भी फॉर्म में अगर आम खाएंगे तो उस पे 5% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब मैंगो जूस लें तो बिल्कुल उस पे लगेगा, स्लाइस पे लगेगा। उस पे स्लाइस अगर फ्रेश खा रहे हैं प्लेट में रख के नहीं लगेगा, पर किसी और फॉर्म में आप खा रहे हैं तो लगेगा। और आइसक्रीम पे यही कंफ्यूजन था लक्ष्मण, आइसक्रीम पे पार्लर वालों को खासकर अब क्लेरिफाई किया है सीबीआईसी ने कि आप आइसक्रीम पार्लर में खाएंगे तो 18% लगेगा, और पार्लर उस पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। पहले क्योंकि 5% आपको याद होगा रेस्टोरेंट्स पे 5% है, वो आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते, पर पार्लर पे 18% आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। आईटीसी, लेकिन एक जो मुद्दा ये उठता है कि आइसक्रीम का तो ठीक है, हम पार्लर में खा रहे हैं कि बाहर खा रहे हैं, आपने देख लिया, आपने पता भी लगा लिया, लेकिन आम में मुझे वह भी कंफ्यूजन है। मान लिया आपने घर में आपने ताजा आम लाया तो वो खाई तो जीएसटी नहीं, आपने कहा जूस पे लगेगा, कोई ने घर में आम का जूस मान ले तो क्या करिएगा? देखिए घर में जूस निकाले तो थोड़ी जीएसटी वाले आएंगे देखने के लिए कि अब आप जूस निकाल रहे हैं तो इस पे लगा दें, घर पे जो मर्जी करिए। लेकिन कोई ब्रांडेड वैसा जूस लेंगे
उस पे आप बोल जाएगा। चलिए ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं उपेंद्र शाह साहब अहमदाबाद से। उपेंद्र शाह साहब नमस्कार। सर लक्ष्मण भाई नमस्कार, शरद भाई आपको भी नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा सवाल जीएसटी से रिलेटेड है। एक कस्टमर ने मुझसे माल लिया, मान लो ₹1,00,000 का माल लिया और मैंने 18% जीएसटी लगाया, वो भी उसको माल दे दिया। अभी 2 साल हो गए, न तो उसने पेमेंट दिया है पूरा, न तो मेरा जीएसटी भी मुझे वापस मिल रहा है। मतलब उसने माल तो मेरा यूज किया, वो तो यूज किया, उसका पेमेंट तो नहीं दे रहा, लेकिन मेरा जीएसटी भी वो यूज कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने सुना कि अगर 6 महीने तक कोई कस्टमर पेमेंट नहीं करता है तो यू आर एंटाइटल टू गेट, मतलब वापस जीएसटी मिल सकता है जो आपने भरा है उसके खाते में। तो क्या ये सही है क्या मुझे कोई रास्ता है, दिखा सकते हैं कि मैं मेरा जीएसटी वापस ले लूं? बताइए। उपेंद्र जी, पहले तो हमें खेद है कि आपके पैसे नहीं आ रहे हैं, पेमेंट नहीं आ रही है, पर मैं आपको जानकारी थोड़ी सी ठीक कर दूं। अगर 6 महीने तक वो साहब जो आपके पैसे नहीं दे रहे हैं, अगर वो 6 महीने तक पैसे नहीं देते हैं और तो वो अपना भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, ये आप चिंता मत करिए। 180 दिन तक अगर वो पेमेंट नहीं कर, अगर उन्होंने 180 दिन तक जमा करा दिया तब तो आपके उसमें वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पर अगर 180 दिन तक वो आपका पैसा नहीं देते, जीएसटी नहीं, आपका पैसे का तो खैर आपको लीगल ऑप्शन एक्सप्लोर करनी चाहिए, पर अगर जीएसटी नहीं दे रहे हैं तो वो क्लेम इसको एज एन आईटीसी भी नहीं कर पाएंगे। इस बात से आप थोड़ी तसल्ली ले सकते हैं। बिल्कुल, आपको भले परेशानी, लेकिन सामने वाले जिन्होंने खरीदा उनको भी ये दिक्कत होने वाली, इसलिए इस दिक्कत के डर से शायद वो आके पैसा वापस लौटा दे भी दे। फिर भी जैसा कि बताया कॉली साहब ने, पैसे जहां तक वापस लेने की बात है तो इसके लिए आप कानूनी रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। आप अपने एक्सपर्ट से इस बारे में सलाह भी ले सकते हैं, लेकिन टैक्स के मोर्चे पे ये रास्ता है जो कोहली साहब ने आपको बताया। चलिए, टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। कोहली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए, और अगली बार उम्मीद करते हैं फिर ऐसे कुछ दिलचस्प टॉपिक लेकर के आप आएंगे। और आप दर्शकों के पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप सवाल भेजते हैं तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना जरूर दर्ज करें, भूलें नहीं, क्योंकि अक्सर अपना नाम या मोबाइल नंबर नहीं देते हैं तो फिर आपसे संपर्क कर पाना मुश्किल हो पाता है, ताकि बेहतर तरीके से आपके सवालों को हम क्लैरिफाई कर सकें। इसलिए अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें अपने सवाल के साथ, और सवाल भेजें tax@moneycontrol.com पर। चलिए नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।